हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और यह ऐसा टॉपिक है जहां से कई बार बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति। अगर सिलेबस के अंतर्गत देखा जाए तो जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर आप भारत की राजनीति देखें या फिर बिहार की राजनीति देखें तो जाति फैक्टर जो है वह हमेशा केंद्र बिंदु बना होता है। और यही कारण है कि बीपीएससी के द्वारा अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी के द्वारा जाति एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इसी पॉइंट को, जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स को मैं डिस्कस करूं उसके पहले हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर इस पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो विगत वर्षों में हमने लगभग 20-22 वर्ष के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया है। तो वहां से 3 बार ऐसा हुआ है कि महत्वपूर्ण सवाल इससे पूछे गए हैं। सबसे पहला 45वीं मुख्य परीक्षा 2002 में पूछा गया है। बहुत साधारण प्रश्न था, बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन करें। देखिए, अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो धर्म से ज्यादा यहाँ पर जाति फैक्टर हावी रहा है। लेकिन सवाल है कि बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन करें। ठीक है, तो 45वीं मुख्य परीक्षा 2002 में इसे पूछा गया है। इसके बाद 2016 में 56 से 59वीं मुख्य परीक्षा जब संचालित हो रही थी 2016 में, तो यह सवाल पूछा गया है कि भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन करिए। यानी कि जो इंडियन इलेक्शन पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट की क्या भूमिका है उसका आकलन करना है, उसका विश्लेषण करना है। बिहार के 2015 के चुनाव को जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया है। चूंकि 2015 ईस्वी में विधानसभा चुनाव हुए थे और 2015 में आप देखेंगे जो विधानसभा चुनाव था वह महागठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच में था। एक तरफ 2015 के चुनाव में जदयू, राजद, कांग्रेस ये तीनों मिलकर महागठबंधन के रूप में थी और दूसरी तरफ हम पार्टी है या फिर एलजेपी पार्टी है और बीजेपी यह एक तरफ थी। ठीक है, तो 2015 में चुनाव हुए तो 2016 ईस्वी में एग्जामिनेशन हुई मुख्य परीक्षा। तो वहां पर 15 के चुनाव से ही सवाल पूछ लिया कि बिहार के 2015 के चुनाव को जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया। ठीक है, अब लेटेस्ट अगर आप ट्रेंड में देखेंगे तो 68वीं मुख्य परीक्षा के दौरान पूछा गया है। थोड़ा सा प्रश्न के पैटर्न में किस प्रकार से बदलाव क्रमवार रूप में दिख रहे हैं वह प्रश्न की प्रकृति से यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। 45वीं मुख्य परीक्षा में एकदम सिंपल प्रश्न पूछा, थोड़ा सा रिजिड प्रश्न 56 59वीं में पूछा और यहां पर पूर्णतः प्रकृति जो है बदलाव देखने को मिल रहा है 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। आइए सवाल को देखते हैं, फिर हम लोग अंदर टॉपिक को पूरा डिटेल्ड रूप में डिस्कस करेंगे। सवाल है, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। सबसे पहले यही बताना है कि भारतीय राजनीति में जाति कैसे भूमिका निभाती है। तो यहां पर टिकट के बंटवारे से लेकर देखेंगे कि कैबिनेट के गठन तक, सरकार के द्वारा नीतिगत फैसले लेने तक में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं। यानी कि आज़ादी से बाद आप देखेंगे मंडल कमीशन आता है, मंडल कमीशन के बाद फिर आप देखेंगे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आता है, फिर उसके बाद देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का ईरा आता है। तो इन सब में जाति की प्रकृति में, जाति की भूमिका में किस प्रकार से बदलाव देखने को मिले हैं। पॉलिटिक्स एंड कास्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों के बीच के जो संबंध है वह विगत कई दशकों में किस प्रकार से बदलते रहे हैं, इस पर आपको टिप्पणी करना है। अंतिम सेक्शन है, क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है। क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट का जो इशूज होता है उसके कारण कास्ट का जो इशू है वह दब जाता है, यानी कि कास्ट नीचे चला जाता है और डेवलपमेंट का जो इशू होता है वह ऊपर चला आता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है? अगर हाँ तो उसके पक्ष में कारण दीजिए और अगर नहीं तो भी अपने उत्तर के पक्ष में कारण देना है। तो इस प्रकार से 68वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो 45वीं से हमने 2002 से लेकर अभी तक यानी कि पिछले 20-22 वर्ष के सवाल देखेंगे तो 3 मेजर ईयर ऐसे रहे, 3 मेजर ऐसे साल रहे हैं जहां पर बीपीएससी मुख्य परीक्षा के द्वारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये जो नोट्स है
उसे हम लोग जो 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए जो हम लोग पेड ग्रुप बनाए हैं, पेड ग्रुप एक हमारा व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप बना हुआ है, वहीं पे हमने कई बार वीडियो में और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सभी को सूचना दिया है कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एसए और डीआई को छोड़कर जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 से संबंधित लगभग 150 से अधिक सवालों का मॉडल आंसर, प्लस में एडिटोरियल संपादकीय आलेख, प्लस में कुछ डाटा कलेक्शन, ये सब का एक कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। एक पेड ग्रुप बनाया हुआ है, उसका चार्ज है RS 1500 रुपये, ठीक है। और वहीं पर जो भी यूट्यूब चैनल डेली हम लोग यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं, इस समय मेंस का लगातार कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस हो रहा है, चाहे वह करंट से रिलेटेड हो या फिर जीएस का स्टैटिक सेक्शन से संबंधित, तो जो भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है तो उसका भी PDF इस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 8375934036 यह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट बना हुआ है। आप इसी नंबर पे 1500 रुपये पेमेंट करके और इसी नंबर पे आप लोग, या व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें। जो भी नोट्स पहले दिया जा चुका है वह नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्लस में आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप जो बना हुआ है वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी करंट अफेयर या फिर अन्य टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण मटेरियल कंटेंट है वह इसी व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वह यूट्यूब चैनल डिस्कशन का PDF हो या फिर अन्य कोई IR से संबंधित कोई इश्यूज हो या फिर कोई महत्वपूर्ण नोट्स हो, वो सभी वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग इच्छुक हैं तो 1500 रुपये पे करके आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की डिटेल्ड क्वेरी चाहिए इससे संबंधित तो भी आप इस नंबर पे मैसेज, फोन कॉल, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कशन पहले प्रारंभ करते हैं। जाति एवं राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं, चूंकि सवाल देखा जाए तो कई बार पूछा जा चुका है, तो एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आपके पास बना होना चाहिए, ताकि जब सवाल पूछे जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपको फिर से पूछा जाएगा या फिर यही भूमिका आपको एज इट इज वहां पे लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सवाल की प्रकृति के अनुसार भूमिका की प्रकृति में भी बदलाव आएंगे, ठीक है। तो लेकिन जब एक दो सेंटेंस आपके पास भूमिका के रूप में अच्छे शब्दों का चयन के साथ लिखा हुआ रहेगा, तो जो सवाल वहां पे पूछे जाएंगे तो उसके साथ आप समन्वय बनाकर इंट्रोडक्शन को परीक्षा हॉल में आप लिख सकते हैं। तो एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के रूप में देखा जाए तो जाति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जाति व्यवस्था ने भारतीय राजनीति को व्यापक स्वरूप प्रदान कर लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को आप देखेंगे तो इसके पॉजिटिव पहलू भी नजर आते हैं, इसके निगेटिव पहलू भी नजर आते हैं। सिर्फ अगर आप देखेंगे कि जाति और राजनीति की चर्चा जब आप करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक भाव आता है कि अरे ये तो कास्ट की बात कर रहा है। नहीं, जब आप कास्ट एंड पॉलिटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था ने भारतीय राजनीति को व्यापक स्वरूप प्रदान करके लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य किया है। और किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है वह अंदर हम लोग नोट्स में डिटेल पढ़ेंगे। बिहार की राजनीति में भी जाति हमेशा से प्रभावकारी रही है, ठीक है। तो बिहार की जो राजनीति है आप देखेंगे कि यूपी, बिहार, ये सब की यूपी में तो धर्म काफी ज्यादा हावी है, यहाँ पर कास्ट हावी है, और यूपी की पॉलिटिक्स में रिलीजन ज्यादा हावी हो जाता है। वहां पे भी कास्ट फैक्टर है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कास्ट से ज्यादा वहां पर रिलीजन हावी हो जाता है। और बिहार की पॉलिटिक्स में आएंगे तो रिलीजन से ज्यादा यहाँ पर कास्ट हावी हो जाता है, ठीक है। तो बिहार की राजनीति में भी जाति हमेशा से ही एक प्रभावकारी कारक रहा है। अब हम लोग आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में कि आखिर राजनीति में जाति का मतलब क्या होता है, ठीक है। राजनीति में जाति से अभिप्राय सामान्यतः राजनीतिक प्रक्रिया में दलीय व्यवस्था के अंतर्गत जाति के आधार पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना है। यानी कि संपूर्ण जो राजनीतिक प्रक्रिया है, दलीय राजनीति है, उसके अंतर्गत जाति के आधार पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना राजनीति में जाति कहलाती है। जैसे जाति के आधार पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन कैसे होगा, टिकट का बंटवारा हो, कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने हो, चुनाव प्रचार के दौरान उस जाति विशेष के लोगों के साथ मीटिंग करनी हो, बैठक
बैठक करनी हो, कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी हो, चुनाव के पश्चात जब जीतने के बाद सरकार गठन की बात आती है तो मंत्रियों के चयन में भी कास्ट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। कैबिनेट से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें भी कास्ट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। तो दलीय व्यवस्था में आप देखेंगे कि जाति हमेशा से केंद्र बिंदु बनकर रहा है और यही अगर दलीय व्यवस्था में जाति का प्रयोग विभिन्न गतिविधियों के संचालन के दौरान किया जाता है तो वही जाति राजनीति में जाति का संदर्भ समझा जाता है। यहाँ विभिन्न दलों के द्वारा टिकट वितरण से लेकर कैबिनेट गठन तक में जाति को आधार बनाया जाता है। चुनाव में जाति जैसे भावनात्मक मुद्दे को उठाकर मत व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। विकास का मुद्दा पीछा छूटता चला जाएगा। अगर कास्ट की बात कर दी जाती है तो भावनात्मक इशू बन जाता है और सभी लोग लामबंद होकर, चाहे विकास के कार्य हो या ना हो, हमारे कास्ट की बात हो रहा है, कैंडिडेट हमारे कास्ट का है तो वोट उसी को जाएगा। ये अब ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। विकास का मुद्दा पीछा छूटता चला जाता है। तो अब देखेंगे कि जाति जैसे भावनात्मक मुद्दे को उठाकर जो वोट बिहेवियर होता है उसको बदलने का प्रयास किया जाता है और यही है राजनीति में जाति की भूमिका। अगर हम महत्वपूर्ण विचारक रजनी कोठारी को देखें, रजनी कोठारी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, ठीक है। तो रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। इनकी एक पुस्तक ही है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में जाति। इसमें इन्होंने काफी डिटेल्ड बताया है कि किस प्रकार से जाति का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति का जातीयकरण हो रहा है, ठीक है। तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में इन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था फैक्टर है उसका इन्होंने विस्तृत विश्लेषण किया है। इनका मानना है कि जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण से विभिन्न जाति के लोगों में सशक्तिकरण की भावना उत्पन्न हुई है। स्वाभाविक है, आप देखेंगे कि अगर एक कास्ट के लोग एकजुट होकर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे तो क्या होगा कि मत प्रतिशत में वृद्धि होगी। मत प्रतिशत में वृद्धि होगी, लोग जो है राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे, पॉलिटिकली वह एक्टिव होंगे और पॉलिटिकली उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा सरकार के गठन में या फिर प्रतिनिधियों के चुनाव में। तो इससे क्या होगा कि हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा। समाज के निम्न तबके के जो लोग होंगे, समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति होगा वह भी वोट की जो प्रक्रिया होती है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। क्यों? कि इस कारण कि यह जो कैंडिडेट है वह हमारा अपना कास्ट का है, विपक्षी दल वाला जो कैंडिडेट है वह दूसरे कास्ट का है, तो हम उसको वोट ना देंगे और अपने जो कास्ट का कैंडिडेट है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम वोट करेंगे। तो इसके कारण कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में भी वृद्धि होती है, उनमें सशक्तिकरण की भावना उत्पन्न होती है और राजनीतिक रूप से वे उसमें भाग लेते हैं। इससे राजनीतिक शक्ति उन वर्गों या समूहों के हाथ में पहुंच सकी है जो इससे अब तक वंचित थे। दलित वर्ग, आप देखिए जनप्रतिनिधि का आप लिस्ट उठाकर देखिए, दलित वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर अब पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगी है। जो पहले दूर रहती थी राजनीति, जिनके लिए एक अछूता विषय होता था, वह राजनीति में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। चाहे वह महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात हो, दलित वर्गों की पार्टिसिपेशन की बात हो, महादलित की पार्टिसिपेशन की बात हो या फिर कोई भी वैसा वर्ग जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, आज हर वर्ग के साथ कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ रहा है और राजनीति में जाति की सकारात्मक भूमिका को यह संदर्भित करता है। ठीक है, तो रजनी कोठारी का काफी महत्वपूर्ण यह स्टेटमेंट है। और अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स से संबंधित आंसर लिख रहे हैं और रजनी कोठारी का नाम आप मेंशन नहीं करेंगे तो आंसर आपका अधूरा माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप नकारात्मक विचार में देखेंगे तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का विचार आता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव संदर्भ में हम लोग रजनी कोठारी का यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में हमने समझा। अब आइए, जाति की सकारात्मक भूमिका क्या है पॉलिटिक्स में, कास्ट की सकारात्मक भूमिका क्या होती है। इसकी सकारात्मक नकारात्मक दोनों भूमिकाएं हैं, दोनों को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि संगठित होकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से मत प्रतिशत में वृद्धि होती है। ठीक है, अभी हमने बताया कि मान लेते हैं कि दो राजनीतिक दल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। एक राजनीतिक दल है ए और दूसरा राजनीतिक दल है बी। एक राजनीतिक दल ने दलित कास्ट के किसी व्यक्ति को वहां पर टिकट दिया है और दूसरे ने माइनॉरिटी अल्पसंख्यक किसी, मान लेते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति को दिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि
सभी मुस्लिम वर्ग के लोग इसको वोट देने के लिए एकजुट होंगे, सभी दलित वर्ग के लोग इसको वोट देने के लिए एकजुट होंगे। जो पहले मतदान की प्रक्रिया से हमेशा दूर रहता था, जो कभी वोट डालने में दिलचस्पी भी नहीं रखता था, वह भी इस कारण वोटिंग सेंटर पे जाएगा, वोट देने जाएगा कि हमारा कास्ट वाला व्यक्ति जीतना चाहिए। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करेंगे, चाहे वह किसी भी पक्ष को वोट करें, नोटा पे करें या फिर पार्टी ए या फिर बी पार्टी को मतदान करें। इससे क्या होगा कि मत प्रतिशत में वृद्धि होगी, राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक उनका सशक्तिकरण होगा और निम्न वर्गों की सत्ता में भागीदारी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके वोट देने के आधार पर प्रतिनिधि चयन होंगे और वह प्रतिनिधि उस वर्ग के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपनी नियम कानून जो भी निर्णय है वह सारे निर्णय को लेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से उनमें क्या होगा कि सभी वर्गों की भागीदारी सत्ता में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। राजनीतिक एकीकरण को बल मिलेगा। राजनीतिक एकीकरण को बल इस कारण मिलेगा कि सभी वर्ग के जो लोग होंगे उनमें पृथकता की जो भावना होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग के लोग जो होंगे मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। जो भी कैंडिडेट जिस पार्टी से उनको टिकट मिलेगा वे अपने जो कैंडिडेट होंगे उसके पक्ष में लामबंद होंगे और इसके कारण पृथकता की भावना उनमें समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को उनमें बल मिलेगा। ठीक है, निम्न वर्गों की सत्ता में भागीदारी हमने ऊपर बता दिया। दबाव समूह के रूप में कार्य करना। आज देखिए, हर एक कास्ट के जो लोग होते हैं उनका एक अपना संगठन बना होता है, संगठन बना होता है। ठीक है, चाहे वह किसी भी समाज का हो, पासवान जाति के हो या फिर आप कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, ठीक है, कोई भी कास्ट, किसी एक कास्ट की बात नहीं है। हर एक कास्ट में आप देखेंगे तो उनका एक अलग एक संगठन बना होता है और कोई भी मांग होती है तो उस संगठन के जरिए सरकार के समक्ष उस मांग को रखा जाता है और दबाव बनाया जाता है कि आप हमारी मांगों को पूरी करिए। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में हम आपको वोट नहीं करेंगे, विपक्षी दल को हम वोट करेंगे। ठीक है, किसी भी अब हर एक जाति में आप देख लीजिए तो उनका संगठन बना होता है और यह संगठन जो होता है सरकार पर दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। आप आरक्षण का ही मामला ले लीजिए। ठीक है, आप गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए। पटेल समुदाय के लोगों ने आरक्षण के लिए काफी दबाव बनाया। जाट आरक्षण का मामला उनमें भी प्रमुख हो जाता है। तो किसी भी वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा, किसी भी जाति विशेष के लोगों के द्वारा संगठन बनाकर सरकार पर एक दबाव समूह के रूप में वो लोग कार्य करते हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार को हिदायत देते हैं कि आप हमारी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से पूरी करें, अन्यथा फिर हम चुनाव में आपका बहिष्कार करेंगे या फिर दूसरे दलों को मतदान देंगे या सुविधानुसार जो हमें उचित लगेगा उस पर फैसला करेंगे। तो एक दबाव समूह के रूप में भी विभिन्न जातियां या जातियों के द्वारा जो संगठित संगठन होता है वह दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा होता है। राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होगी। स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर राजनीति में भाग लेंगे तो राजनीतिक जागरूकता में तो वृद्धि होगी ही। लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगा, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, लोगों के पार्टिसिपेशन के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन होगा। और गांधी जी भी यही तो चाहते थे कि हम ऐसा देश बनाएं। गांधी जी मेरे सपनों का भारत पुस्तक में कहते हैं कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी महसूस कर सके कि इस देश की शासन व्यवस्था में, इस देश के निर्माण में हमारी सक्रिय भागीदारी रही है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी, जातीय असमानता में कमी आएगी। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि सकारात्मक भूमिका को संदर्भित करते हैं। अब आइए कि आखिर इसकी नकारात्मक भूमिका क्या है। ठीक है, नकारात्मक भूमिका राजनीति में जाति की नकारात्मक भूमिका किस आधार पर हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला देखेंगे कि दलों के निर्माण व पहचान का आधार ही जाति होती है। कई ऐसे दल हैं जो कि जाति के आधार पर ही निर्मित हुए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, बसपा को आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, दलित वर्गों की इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश अगर आप समाजवादी पार्टी को देख लें, इसे प्रायः माना जाता है, यादवों की पार्टी को माना जाता है। अब बिहार में राजद का एग्जाम्पल के रूप में देख लें। ठीक है, या फिर आप लोजपा एलजेपी को देख लें, एलजेपी को देख लें, एलजेपी दोनों धड़ा तो अब इसमें बंटवारा आ गया है रामविलास और फिर लोकतांत्रिक लोजपा। ठीक है,
रालोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये अलग है, लेकिन एलजेपी पार्टी के निर्माण का आधार ही रहा है दलित पॉलिटिक्स। उसी प्रकार से आप जदयू को देख लें, लवकुश की जो राजनीति होती है, कुरी कुशवाहा की राजनीति वह जदयू करता है, ठीक है। भाजपा का ही आप देख लें, व्यापारियों की पार्टी से माना जाता है, ठीक है। अगड़े और वर्ग की जो राजनीति है वह इसके द्वारा की जाती है। तो अब हर एक वर्ग को देखेंगे, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो जाति की राजनीति से अछूता हो। हर एक दल जो होते हैं, हाँ, किसी में जाति विशेष की भावना ज़्यादा होती है किसी राजनीतिक दल में, और कहीं पर कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो दलों के निर्माण व पहचान का आधार जाति है। प्रत्याशियों के चयन में भूमिका देखने को मिलती है कास्ट की। जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, उस जाति के कैंडिडेट को वहां पर टिकट मिलेगा। यह सर्वविदित है। कोई भी दल होगा, उसे जो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, कोई भी राजनीतिक दल होगा, इसी के आधार पर टिकट का बंटवारा करता है। चुनाव प्रचार का माध्यम, चुनाव में लामबंद किया जाता है कि भाई अगर इस जाति के लोग हमें वोट देंगे तो हम इस जाति के लोगों को इतना फंड देंगे, हम इस जाति के लोगों को के लिए पुस्तकालय बनाएंगे, जहाँ पे यह गांव होगा इस जाति आधारित, तो जहाँ पे बहुलता होगी उस गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो ये सभी, या फिर कहीं आप देखेंगे कि मेमोरेंडम ही निकाल दिया जाता है। तो चुनाव प्रचार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है कास्ट फैक्टर, जो कि एक नकारात्मक बात है। इलेक्शन के दौरान विकास का मुद्दा हावी होना चाहिए, ठीक है। कास्ट वेस्ट पॉलिटिक्स एक अलग पहलू है, उसे दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब चुनाव प्रचार का मुद्दा हो तो इस स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को फोकस करनी चाहिए। मंत्रिमंडल निर्माण में भूमिका, अब बताइए कि किसी भी, मान लेते हैं कि जाति विशेष के लोगों को अगर मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देना हो, उस जाति के लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं हो कि वह मंत्रिमंडल से संबंधित कोई निर्णय को ले सके, तो इस स्थिति में भी अगर वैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा जो अक्षम हो, उस पद पर बैठने लायक नहीं हो, तो फिर ये क्या डिसीजन लेगा जनता के पक्ष में। तो मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की बजाय उसकी जो ज्ञान है, उसके पास कौशल है, उसके पास क्या नॉलेज है, समाज कल्याण की क्या भावना है, इन सबको वहां पर इंटेलिजेंसी को फोकस करनी चाहिए, ना कि कास्ट पॉलिटिक्स को। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे यही हमारी नकारात्मक भूमिका को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या, जाति के आधार पर क्षेत्रीय दलों का लगातार गठन होता चला जा रहा है। आप जल्दी में बिहार में देख लीजिए, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का गठन हुआ है, ठीक है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, या भी कास्ट पे नवीनतम, ऐसे क्षेत्रीय दल हर जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। हर आप देखेंगे कई छोटे छोटे ऐसे राजनीतिक दल बने होते हैं जिनका कोई वजूद भी नहीं होता है, लेकिन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण वे बने होते हैं। बिहार, यूपी, इन सभी जगहों पे देखेंगे तो इसकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जब समाज में क्षेत्रीय दलों की संख्या ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो हमारी सरकार जो है वह गठबंधन की राजनीति के दौर में बढ़ता चला जाएगा, और यह शासन व्यवस्था के लिए एक दूरगामी अच्छा संकेत नहीं होगा। तो क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अपराधीकरण व संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। कास्ट के आधार पर जब लोग संगठित होंगे तो इससे संघर्ष को भी बढ़ावा मिलेगा। मान लेते हैं कि दो कास्ट समुदाय के लोग कोई मान लेते हैं कि कास्ट ए है और एक कास्ट बी है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इलेक्शन के दौरान दोनों को अलग अलग जाति के लोगों को दोनों ने टिकट दिया है, ठीक है। इलेक्शन के दौरान दोनों चाह रहे हैं कि हम जीते, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। इसके कारण क्या होगा कि इनके बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। कभी कभी समर्थकों के बीच लड़ाई झगड़े की सूचनाएं अक्सर मिलती रहती है, ठीक है। जो पार्टी वर्कर होते हैं उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ये सब इसी का परिणाम है, और इसके कारण अपराधीकरण और संघर्ष को राजनीति में बढ़ावा देखने को मिलेगा। जाति आधारित गतिविधियों को लेकर सरकार पर अनावश्यक दबाव, अभी हमने बताया, पटेल आरक्षण का मुद्दा हो, जाट आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर अन्य जाति के आधार पे लामबंद करना हो लोगों को, या फिर सरकार से मांगे कि हमारी जाति की ये मांगे हैं, आप इसकी पूर्ति करिए। तो ये सभी अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। योग्य, कुशल व कार्यशील नेतृत्व का राजनीति में अभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके बजाय जाति को प्रायोरिटी दी जाती है, जाति को वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो जाति की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि आज़ादी से लेकर बिहार और भारत में कास्ट पॉलिटिक्स जो है किस प्रकार से हावी रहा है। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है।
बसपा, सपा, राजद, लोजपा आदि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके गठन का आधार ही जातिगत राजनीति रहा है। ठीक है, बिहार की राजनीति भी जातिवाद से अछूता नहीं है। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए लोजपा का दोनों धड़ा दलित राजनीति की बात करता है, राजद एमवाई फैक्टर की बात करता है, जदयू लवकुश फैक्टर की बात करता है, तो भाजपा जो है वह व्यापारियों की पार्टी मानी जाती है। यहाँ की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो नीति निर्माण से लेकर मतदान प्रक्रिया तक हर एक स्तर पर कास्ट फैक्टर हावी होता है। आप देखिए बिहार की आप अगर जातिगत संरचना अब देखेंगे तो आपको पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। ये हमने डेटा लिया है, जाति आधारित जो गणना बिहार सरकार के द्वारा की गई है उसका डेटा है। इसके अनुसार ईबीसी की आबादी सबसे ज़्यादा 36% है, ओबीसी की आबादी 27% है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की आबादी 19% है, सामान्य वर्ग की आबादी 15% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है और कुछ अदर वर्ग में आते हैं। तो देखिए अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं, अभी आप देख लीजिए भाजपा, जदयू सभी राजनीतिक दलों, आरजेडी सभी राजनीतिक दल क्या हो गए हैं, ईबीसी को लुभाने के लिए लामबंद हो गए हैं। उनकी कोशिश है कि अधिक से अधिक ईबीसी कैटेगरी का जो वोट है 36% एक मुश्त वोट है वह हमारे तरफ शिफ्ट करे। यही कारण है कि आप देखिएगा जब बिहार में जाति आधारित गणना किया गया तो जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण की नई पॉलिसी विधानमंडल के सदन के पटल पर रखा गया था और इस आरक्षण की प्रकृति के अनुसार आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, पहले 10% ईडब्ल्यूएस का अलग से। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, वह अलग बात है, लेकिन इसका एकमात्र वजह यही था, भले सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है, आरक्षण मिले ना मिले उस पर कोई उसका क्लियर वो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ ईबीसी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का वोट पाने के लिए उसने आरक्षण की जो सीमा है उसको 50% से बढ़ाकर, जो कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा क्रॉस नहीं कर सकती सरकार, लेकिन इसके बावजूद आरक्षण को 65% की सीमा तक कर दिया गया। इसका एकमात्र कारण क्या था, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। चूंकि 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है तो सरकार को यही सबसे उपयुक्त मौका लगा कि आरक्षण की सीमा को बढ़ा देते हैं, भले यह लागू हो या ना हो, लोगों के बीच यह संदेश चला जाना चाहिए कि सरकार हमारे विकास के लिए काफी ज्यादा उत्सुक दिख रही है और इसी कारण आरक्षण पॉलिसी लाया। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है, वह अलग बात है कि अब उनकी स्थिति जो है वह कुछ और है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, सामान्य वर्ग देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट देख लीजिए, ओबीसी देख लीजिए, तो हर एक राजनीतिक दल जो है जाति आधारित गणना से यहाँ पे हमें फिगर दिख रहा है और इसी के आधार पर आप देखिए तो हर एक राजनीतिक दल जो है उस वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी के बाद प्रारंभिक 2 दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार तथा भारत की राजनीति पर एक छत्र शासन किया। उस समय उसे अम्ब्रेला पार्टी कांग्रेस को कहा जाता था। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। आप देखते हैं ना कि एक छाता के अंतर्गत, आप बारिश जब होती है तो एक छाता के अंतर्गत सभी लोग आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा भी कांग्रेस के लिए माना जाता था कि जितने राजनीतिक दल हैं वह सब कांग्रेस की छत्र छाया में है, ठीक है। और कांग्रेस जो थी उस समय एक पार्टी ऑफ कंसेशंस मानी जाती थी, ठीक है। तो बिहार की राजनीति हो या भारत की राजनीति हो, कांग्रेस हमेशा प्रारंभिक आजादी के बाद जो प्रारंभिक 2 दशक था, 2.5 दशक था, उसमें कांग्रेस हावी था और उसे अम्ब्रेला पार्टी की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन 1967 ईस्वी के बाद यह जो शासन व्यवस्था की प्रकृति है उसमें बदलाव देखने को मिला। कई जगह आप देखेंगे कि धीरे धीरे गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी। सरकार जो है वह बीच में विधानसभा भंग होने लगा और वहीं से आप देखेंगे कि एक साथ एक चुनाव वाला जो ट्रेंड है वह जो धार है वह टूट गया था वहीं पे। या उसके पहले आप देखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया पालन की जाती थी, लेकिन 1967 के बाद उसमें बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। तो 1967 के बाद से शासन व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। बिहार की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो जो जेपी आंदोलन हुआ है, जेपी आंदोलन के बाद यहाँ पर बिहार की राजनीति में काफी बड़ा इसमें बदलाव देखने को मिलता है। जेपी ने इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी उसको चुनौती दिया, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी और इसका परिणाम रहा कि 1977 ईस्वी में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो स्वाभाविक है कि उसके कई सारे पुरोधा बिहार से भी निकलकर सामने आए। पिछड़े वर्ग से संबंधित वहां जब जेपी आंदोलन हुआ तो पिछड़े वर्ग के विभिन्न जाति के लोगों को उसने एकजुट किया था और उसी समय आप देखेंगे अभी भी कहा जाता है ना कि जेपी के शिष्य जो हैं लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान जो दिवंगत हो चुके हैं, ये सभी जेपी के शिष्य ही माने जाते हैं। और जेपी आंदोलन की उपज ये अभी कहा जा रहा था ना, जब 70वीं का मूवमेंट चल रहा था, 70वीं बीपी
बीपीएससी री एग्जाम को लेकर कि छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। जब छात्र आंदोलन की राजनीति से नीतीश कुमार का प्रादुर्भाव हुआ है तो फिर छात्र जो अभी आंदोलन कर रहे हैं 70वीं री एग्जाम को लेकर, तो उनकी मांगों को वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता था। ठीक है, तो छात्र आंदोलन जो जेपी का मूवमेंट हुआ था उसी समय से आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या फिर रविशंकर प्रसाद भाजपा नेता, सुशील कुमार मोदी, इन सभी का प्रादुर्भाव जेपी आंदोलन से ही माना जाता है। यानी कि वहां से आप देखेंगे कि कई सारे छोटे छोटे जो नेता थे वह वहां पर उभर कर सामने आने लगते हैं। 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्गों को लामबंद कर दिया था। मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स यहीं से उभार होती है, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स का प्रादुर्भाव होता है। इस रिपोर्ट ने जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ाने का कार्य किया और संपूर्ण देश में मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई और बिहार इस पॉलिटिक्स का लेबोरेटरी बना, बिहार इस पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला बनी। ठीक है, फिर 2000 के बाद की राजनीति आप देखेंगे तो 2000 के बाद की राजनीति, चूंकि लंबे समय से आप देखेंगे कि पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए का शासन है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। हालांकि कुछ दिन छोड़ दिया जाए मत तो महागठबंधन का शासन था, लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 16.5-17 साल एनडीए का शासन रहा है। 2000 के बाद से बिहार की राजनीति दो ध्रुवों में देखने को मिलती है, एक एनडीए की पॉलिटिक्स और दूसरा यूपीए, जिसे अब नाम बदलकर इंडिया गठबंधन कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर एनडीए में देखें तो एनडीए के अंतर्गत बीजेपी, जेडीयू, अभी का एनडीए जो है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, ये चार पार्टियां मुख्य रूप से हैं। अगर आप यूपीए, जिसे अभी इंडिया गठबंधन कहा जाता है, इसमें आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी जो है, ठीक है, और भी जो भी दल हैं, सीपीआई वगैरह, वो सभी इंडिया के गुट में शामिल हैं। तो ये जो दो धड़ा है एनडीए और यूपीए, दोनों के पॉलिटिक्स का जो तरीका है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, वो अलग अलग होता है। जहां पर एनडीए देखेंगे लवकुश को फैक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी वहां पे देता है, महादलित, स्वर्ण वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि को वहां पे प्रभुता प्रदान करता है। वहीं यूपीए में आप देखेंगे मुस्लिम यादव का जो फैक्टर है, दलित फैक्टर है, पिछड़ा वर्ग जो होते हैं, ये सभी यूपीए और एनडीए के बीच कास्ट पॉलिटिक्स को प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि 2005 के बाद से अभी तक आप देखेंगे तो यही लगभग दो धड़ा जो है, कुछ चेंजेस को छोड़ दिया जाए तो एनडीए और यूपीए, जो कि अभी इंडिया गठबंधन बन चुका है, तो यह देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद से शासन प्रशासन की जो प्रकृति है, कास्ट एंड फैक्टर की प्रकृति लगभग समान रही है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति में कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात हो, भारत की राजनीति में कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात हो, और जाति की जो राजनीति में जाति की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका की चर्चा हो, तो ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर आज हमने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कस किया है। और इसी डिस्कशन में इन तीनों प्रश्नों का आंसर जो है वह कहीं ना कहीं समाहित है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेक्शन है कास्ट एंड पॉलिटिक्स का सेक्शन। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, चूंकि 2025 में इस वर्ष इलेक्शन होना है विधानसभा का, और इलेक्शन में जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से कास्ट एंड पॉलिटिक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर बीपीएससी की मेंस से संबंधित लगातार यूट्यूब चैनल पर वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है द एसपीसी सेंटर, वहां उसे आप लोग ज्वाइन कर लें। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है, अभी हमने बताया कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक जीएस 1 और जीएस 2, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आईआर, करंट सारे सेक्शन शामिल हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से संबंधित 150 से अधिक प्रश्नों का मॉडल आंसर तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो संपादकीय आलेख हैं उसका कंपाइलेशन तैयार किया गया है, नोट्स तैयार किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण डाटा कलेक्शन किया गया है जिसे आप जगह जगह आंसर राइटिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। तो ये नोट्स हमारे द्वारा तैयार किया गया है और इस नोट्स का चार्ज रखा गया है 1500 रुपये। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर 8375934036 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 8375934036 यह नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम
अवेलेबल है। आप लोग इस पर पेमेंट करके, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इसी नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे सारे कंटेंट आपको अभी से लेकर जब तक एग्जामिनेशन नहीं होती है मुख्य परीक्षा की, किसी भी महीने में हो, अप्रैल महीने में हो, मई में हो या फिर कभी और हो, तो आपको लगातार कंटेंट वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। जब एग्जामिनेशन होगी उसके 15-20 दिनों पूर्व तक का करंट अफेयर आपको सारा अपडेटेड मिलेगा उस व्हाट्सएप पेड ग्रुप में। तो आप लोग इच्छुक हो तो इस नंबर पे आप लोग डिटेल्ड जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और अगर नोट्स खरीदना हो तो इसी नंबर पे 1500 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। प्लस में यूट्यूब पे जितने डिस्कस किए जा रहे हैं उन सभी डिस्कशन जो लेटेस्ट इधर डिस्कस किया जा रहा है 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसका मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको ये सारे जो PDF हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।